आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंटरनेशनल जीके पार्ट 6 में। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो आपके पास अवसर है एसआई और पटवारी बनने का, तो आप इसको ना खोएं और मेरे साथ जुड़े रहें जीके की सीरीज में। आज के टॉपिक्स कवर करेंगे सिपरी ईयरबुक 2021, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 5 नए देशों का यूएनएससी में मिलन, इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति और नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री। तो बात करते हैं सिपरी ईयरबुक 2021 की। यहाँ पे सिपरी ईयरबुक का मैंने लोगो दे रखा है। ये है सिपरी ईयरबुक का लोगो। चेंज कर लेते हैं पेन को। ये देखिए, ये है सिपरी ईयरबुक 2021 का लोगो। इसको जारी करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इसका फुल फॉर्म है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक स्वीडिश थिंक टैंक है। स्वीडिश थिंक टैंक का मतलब ये है, स्वीडन का एक थिंक टैंक है जो स्वीडन अपनी तरफ से जारी करता है इस बुक को, जिसके अंदर क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। आर्मामेंट्स यानी कि हथियार, डिसआर्मामेंट यानी हथियारों का कम करना या हथियारों को निष्क्रिय करना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सभी इसके इंपॉर्टेंट महत्व है इस बुक के। हथियार निरस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और उनकी वर्तमान स्थिति का भी आकलन। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो 9 परमाणु संपन्न देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इन सभी के पास 2021 में, वर्ष 2021 में 13,080 परमाणु हथियार हैं। कितने हैं? 13,080 परमाणु हथियार, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और पूरे विश्व के परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। कितना? पूरे विश्व के 90% से अधिक का हिस्सा रूस व अमेरिका के पास है। और परमाणु हथियारों की कुल संख्या में कमी के बावजूद ऑपरेशनल डेवलपमेंट में तैनात का मतलब ये होता है कि जब हर कोई देश युद्ध करने की स्थिति में हो कि या लगे कि युद्ध हो सकता है, या जब कभी भी युद्ध हो तो उसके लिए जो तैयारी रखते हैं, उन तैयारियों के अंदर परमाणु हथियारों में कोई कमी नहीं आई है। परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा हुआ है, जबकि विश्व के अंदर 2021 में 13,080 परमाणु हथियार हैं। और ये कहा गया था सिपरी ईयरबुक में कि इस बार हथियारों की संख्या कम है। क्या है? कम है पिछली बार से। इस बार अनुमान था कि 13,800 के आसपास हथियार होंगे, लेकिन अब कम है, 13,080 ही परमाणु हथियार हैं। ये देखिए, देश अमेरिका के पास है 5,550 संख्या में परमाणु हथियार। कब परीक्षण किया था? 1945, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म के समय। रूस के 6,255 1949। और उसके बाद है भारत की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के सवाल आएंगे ही आएंगे। 156 की संख्या में परमाणु हथियार है और हमारा परीक्षण हुआ था 1974 इंदिरा गांधी के समय में। अगली बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी? ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है, ये एक नाटो, इसको बोलते हैं नाटो। तो नाटो के जो सदस्य राष्ट्र हैं, उन्होंने सामूहिक रक्षा प्रावधान कर रखा है। सामूहिक रक्षा प्रावधान क्या है? सबके लिए एक और एक के लिए सब। क्या है? सबके लिए एक और एक के लिए सब। यानी कि जितने भी राष्ट्र देश हैं, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, वो क्या करेंगे? सबके लिए एक जैसा व्यवहार करेंगे। और किसी एक पर संकट आया तो इसका मतलब वो सभी पर संकट आया। इसको और व्यापक तौर पे बनाने के लिए इनकी बैठक हुई। और इसमें क्या कहा कि अंतरिक्ष में होने वाले हमलों, कई लोग सोचते हैं कि भाई अंतरिक्ष में हमले कैसे होंगे। अंतरिक्ष में होने वाले हमलों का मतलब यह है कि अगर कोई देश अंतरिक्ष के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उड़ाने की कोशिश करे, उसके ऊपर हमला कोशिश करे, या किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को तोड़ने की कोशिश करे, तो वह जो कि नाटो के सदस्य हैं उनके ऊपर, तो ये उसको बोलते हैं अंतरिक्ष में होने वाले हमलों के खिलाफ भी लड़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आने जैसा है।
कि नाटो के समझौते के अनुच्छेद 5 के तहत, किसके तहत? नाटो में जो समझौते हो रखे हैं उसके अनुच्छेद 5 के तहत गठबंधन के 30 देशों, कितने देश हैं? 30 देश, किसी भी सदस्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर किसी देश पर जो नाटो के राष्ट्रीय सदस्य राष्ट्र हैं उनके ऊपर एक पर भी हमला हो गया तो वो नाटो के 30 देशों पर हमला माना जाएगा। अब तक ये हमले केवल सिर्फ जल, थल और नभ के तक सीमित है, यानी कि जल के अंदर हमला होना जल सेना के थ्रू, थल सेना के द्वारा या नभ सेनाओं के द्वारा, इनके द्वारा जो हमले हो रहे हैं यहां तक सीमित था। लेकिन इस बार जो बैठक हुई उसके अंदर साइबर हमलों पर भी विचार किया गया। साइबर हमलों यानी कि वायरस के थ्रू पूरा का पूरा सिस्टम हैक कर लेना, सिस्टम को बंद कर देना किसी देश के, जहां पर इंटरनेट के थ्रू ही सारा काम चल रहा हो। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये है इसका लोगो। अब बात करते हैं 5 नए देशों का यूएनएससी में मिलन। यहां पर मैंने पहले ही छोटे छोटे रूप में लिख दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को बोलेंगे यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बोलेंगे यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस साल महासभा के 75वें सत्र में, कितने? महासभा को 75 साल हो चुके हैं, ये वो अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो 75वें सत्र में 5 देश, कौन कौन से? अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और यूएई, ये 5 देश अस्थायी सदस्यों के रूप में चुने गए। किसमें चुने गए? अस्थायी सदस्यों के रूप में। यूएनएससी का जो इनका कार्यकाल होगा नवनिर्वाचित सदस्यों का, वो होगा 2 वर्ष का। कब से? 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा, 2 वर्ष का। और कौन से 5 देशों का कार्यकाल पूरा हो गया है या होगा? 31 दिसंबर 2021 को 5 देशों का जो कार्यकाल पूरा होगा उनमें है वियतनाम, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिस, एस्टोनिया, नाइजर, टूनिशिया। यह है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का लोगो और यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली यानी महासभा का भी लोगो यही है, यही उसका चिन्ह है। अब बात करते हैं इनके मैप पर की 5 देशों की, जो 5 देश इसमें जुड़े हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्बानिया की। किसकी? अल्बानिया की। अल्बानिया को अगर ध्यान से देखें, ये है उत्तरी अफ्रीका, ये मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, टर्की, ब्लैक सी, काला सागर, और यहाँ पे भूमध्य सागर के लीबिया के जस्ट बिल्कुल सामने है अल्बानिया। क्या है? अल्बानिया। ध्यान रखना जरूरी है, ये यूरोप का हिस्सा है अल्बानिया। तो अल्बानिया इस बार इसमें जुड़ा है। अगली बात करते हैं ब्राजील की। तो ये है पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा, ये है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये है अमेजोन के जंगल, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये अमेजोन के जंगल है, अमेजोन नदी है ये, इसके आसपास में जंगल बसा हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा देश का नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। क्या नाम है? ब्रासिलिया। तो ब्राजील देश बहुत बड़ा देश है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्रासिलिया, ब्राजील। अगली बात करते हैं तो गैबोन की। ये है अफ्रीका महाद्वीप पूरा, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप भूमध्य सागर, हिंद महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है अफ्रीका। अफ्रीका में लेक विक्टोरिया के बिल्कुल सामने, किधर? ये है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील के बिल्कुल सामने ये है गैबोन, जो कि इस बार जुड़ा है यूएनएससी में, तीसरा सदस्य। चौथे की बात कर लेते हैं घाना। घाना की राजधानी है एकरा। क्या राजधानी है? एकरा। गल्फ गुयाना की खाड़ी के अंदर ये है घाना। अब अगर इसको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसी मैप में वापस बताता हूँ। ये जो जगह है, ये वाली, ये है घाना, ये अफ्रीका के अंदर ही है, अफ्रीका के बीच की जगह, क्योंकि ये वाली जो जगह है ये है नाइजीरिया और ये है घाना। तो घाना यहाँ पर है। अगली बात करते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसका भी बता देते हैं। तो ये जो नाव के जैसा नक्शा है यहाँ पे, ये दिखा, ये है यूएई इस जगह पे। तो पांचों देशों का हमने नक्शा पढ़ लिया है। अगली बात करते हैं
इसके बारे में तथ्य क्या है, यूएनएससी के बारे में यानी सुरक्षा परिषद के बारे में और क्या क्या तथ्य दे रखे हैं। तो सबसे पहला तथ्य आता है अल्बानिया। अल्बानिया एकमात्र ऐसा देश है जो पहली बार यूएनएससी में चुना गया है। किसमें चुना गया है? अल्बानिया पहला एकमात्र ऐसा देश है जो पहली बार यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, यानी कि इससे पहले ये कभी नहीं चुना गया। जैसे ब्राजील को दे रखा है 10 बार चुना गया है, गैबोन और घाना 3 बार चुने जा चुके हैं, यूएई भी पहले 1 बार चुना जा चुका है, और सभी अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं, स्थायी सदस्य के रूप में चुने नहीं गए। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, 10 और 5, जिसमें से 10 तो होते हैं अस्थायी सदस्य और 5 होते हैं स्थायी सदस्य। अब जो नवनिर्वाचित 5 स्थायी सदस्य है, जो भी मैंने बताया आपको, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, यूएई, इन 5 अस्थायी सदस्यों के अलावा दो अलग 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे, ये हैं और 5 अस्थायी, तो टोटल हो गए 10 अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके, ये हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य। तो महासभा के अंदर 5 अस्थायी सदस्यों के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर हर साल चुनाव होता है। इस चुनाव के अंदर गुप्त मतदान किया जाता है, और गुप्त मतदान में चुने कैसे जाते हैं? 2/3 बहुमत के द्वारा चुना जाता है, और जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। महासभा के अंदर 5 अस्थायी सदस्यों के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है, हर साल चुना जाता है। ऐसा एक भी साल नहीं है जिस नहीं चुना जाए, हर साल चुना जाएगा, गुप्त मतदान होगा, और 2/3 बहुमत से जो मत प्राप्त करेगा वही चुना जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की। अफ्रीका व एशिया प्रशांत क्षेत्रों में जो स्थित देश हैं, उनमें से 5 सदस्य संख्या होगी अस्थायी। पूर्वी यूरोप से 1, जो कि इस बार चुना गया है अल्बानिया। लैटिन अमेरिकी देशों के क्षेत्रों से 1, ब्राजील आ चुका है। पश्चिमी यूरोपीय व अन्य समूहों से 2, तो ये आ चुके हैं। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं। किसके लिए? यूएनएससी के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, सुरक्षा परिषद के लिए। चुनाव कौन कराता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा चुनाव करवाई जाए। अगला है इब्राहिम राइसी, ईरान के नए राष्ट्रपति। कौन है? इब्राहिम राइसी, ईरान के नए राष्ट्रपति। ये अति रूढ़िवादी मौलवी हैं। अति रूढ़िवादी मौलवी का मतलब ये होता है कि जो अपनी पुरानी परंपराओं को ना छोड़ें, कट्टरवाद में रहें, वो होते हैं रूढ़ी। जैसे कोई बुजुर्ग अगर ये कहता है कि लड़कियां कपड़े इस तरीके से पहनेगी, तो वो उनकी रूढ़िवादी सोच है। तो ये क्या है? अति रूढ़िवादी मौलवी। और क्या है? न्यायपालिका प्रमुख है इब्राहिम राइसी। तो अति रूढ़िवादी मौलवी और न्यायपालिका के प्रमुख इब्राहिम राइसी देश के 8वें राष्ट्रपति बने। किस देश के? ईरान के 8वें नए राष्ट्रपति बने, जिनको गृह मंत्रालय ने 19 जून की घोषणा कर दी। इब्राहिम राइसी को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता, किसके? सर्वोच्च धार्मिक अयातुल्ला अली खमनेई, उनके पास ईरान की वास्तविक निर्णायक शक्ति है। यानी कि ईरान की कोई भी अगर निर्णय लेना हो, बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, तो उसके लिए खमनेई ही लास्ट व्यक्ति होंगे जिनका पक्ष माना जाएगा। तो अयातुल्ला अली खमनेई इनके बहुत करीबी माने जाते हैं इब्राहिम राइसी के। इन्होंने किसको हटाया है? वर्तमान उदारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी को स्थान पर जगह ली है। कब पदभार ग्रहण करेंगे? 2021 अगस्त में। अब लेकिन इस परिवर्तन से प्रभाव क्या हुआ? तो इस परिवर्तन से यह प्रभाव हुआ कि ईरान अभी अमेरिका और रूस के साथ परमाणु समझौते की बहाली की मांग कर रहा था, बात कर रहा है। किसके साथ? ईरान अभी अमेरिका और रूस के साथ परमाणु समझौते की बहाली का मतलब है वापस परमाणु का काम शुरू किया जाए इस देश में, उसके ऊपर बात चल रही थी। लेकिन उसी समय क्या हो गया? राष्ट्रपति के चुनाव, जिसके अंदर इब्राहिम राइसी नए 8वें राष्ट्रपति चुने गए हसन रूहानी की जगह। इब्राहिम राइसी के बारे में कुछ और भी बातें हैं। 1988 के राजनयिक बंदियों को सामूहिक फांसी दी, उनका भी नाम इन पे चल रहा है।
2009 के हरित आंदोलन के विरोध पर कार्रवाई करी, उस पर भी इनका नाम चल रहा है। और अमेरिका की तरफ से इन पर पहले ही कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं इब्राहिम राइसी के ऊपर। तो अब देख लेते इब्राहिम राइसी कौन है, हसन रूहानी कौन है, अयातुल्ला अली खमनेई कौन है। ये देखिए, ये है पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। ये है अभी के नए चुने गए राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। और ये जो कि वास्तविक निर्णायक शक्ति रखते हैं वह है अयातुल्ला अली खमनेई। कौन है? अयातुल्ला अली खमनेई। तो जो कि मैंने बताया कि इब्राहिम राइसी इनके बहुत करीबी हैं, अयातुल्ला अली खमनेई के। ठीक, अगला चलते हैं नफ्ताली बेनेट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है नफ्ताली बेनेट के बारे में, जो कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री है। तो ये जो नफ्ताली बेनेट चुने गए हैं ये दक्षिणपंथी यामीना पार्टी के नेता हैं। किसके हैं? दक्षिणपंथी यामीना पार्टी, या बोलूं वामपंथी यामीना पार्टी के नेता हैं नफ्ताली बेनेट। 13 जून को 2021 को इन्होंने पद व गोपनीयता की शपथ ली है प्रधानमंत्री के रूप में। किसकी शपथ लेता है प्रधानमंत्री? पद व गोपनीयता की। और किसके स्थान लिया है इन्होंने? तो बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिया है, जो कि 12 वर्ष तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे। अभी हाल ही में हुए इजराइल हमास युद्ध संघर्ष के समय बेंजामिन नेतन्याहू ही यहाँ के प्रधानमंत्री थे, जिसका मैं आपको लिंक यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, आई बटन पे आपको दूसरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बेनेट बहुत कम मत से जीते हैं इस प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि जो इजराइल की संसद है उसके सदस्य संख्या है 120। कितनी है? 120। उस संसद का, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। ये इजराइल की संसद का नाम है। तो इजराइल की जो संसद है उसके 120 सदस्य हैं। 60 सदस्यों ने पक्ष में वोट किए और उन 60 सदस्यों ने विरोध में मत किए। तो इससे हुआ क्या? बिल्कुल करीबी मामला हो गया, क्योंकि एक अनुपस्थित था, नहीं तो बराबर का मामला हो जाता, 50-50% हो जाता। लेकिन क्या हुआ? 60 सदस्य इधर थे और एक विपक्ष या जिसका भी कह दो एक अनुपस्थित था। और यहां पर क्या चेंज हुआ है? तो एक येश एतिद पार्टी है। कौन सी है? येश एतिद पार्टी, जिसके मिकी लेवी एक सांसद है मिकी लेवी। इनको नेसेट का स्पीकर चुना गया है। क्या चुना गया है? मिकी लेवी को नेसेट का स्पीकर चुना गया है। येश एतिद पार्टी के हैं ये। नफ्ताली बेनेट के बारे में ये कहा जा रहा है कि बेनेट यहूदी राष्ट्र के लिए एक मजबूत अधिवक्ता है। क्या है? मजबूत अधिवक्ता, यानी यहूदी राष्ट्र के पक्ष में है। साथ साथ जो वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम है, यानी कि फिलिस्तीन के जो हिस्से हैं, उनमें यहूदी धार्मिक और ऐतिहासिक दावों पर जोर देने के लिए जाना जाता है। यानी यहाँ पर वेस्ट बैंक में, गोलन हाइट्स में और पूर्वी यरूशलेम में, यहाँ पर जो भी यहूदी धार्मिक लोग हैं और वहाँ की जो ऐतिहासिक चीजें हैं करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। कौन? नफ्ताली बेनेट। इनको भी देख लेते हैं। तो ये है नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, जिन्होंने पद लिया है बेंजामिन नेतन्याहू की जगह। बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने कितने वर्ष के प्रधानमंत्री रहे? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक ये इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इन्हीं की जगह अभी इन्हीं के समय में युद्ध संघर्ष हुआ, जो कि मैं आपको यहाँ पे वीडियो बटन दिख गया होगा। ये है नए स्पीकर मिकी लेवी। कौन है? मिकी लेवी, जो येश एतिद पार्टी के हैं। ये किसके हैं? दक्षिणपंथी पार्टी के, यामीना पार्टी के।